पहला सबसे पहले ये देख लें कि जो उसका पर्पस था कंप्यूटर का वो क्या था। द पर्पस वाज टू डेवलप अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। एक्चुअली जो शुरू से जो अभी तो खैर इसके कंप्यूटर्स काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन जो इनिशियल इसका जो पर्पस था वो ये था कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो बनानी है। और इसकी जो हिस्ट्री है वो इस डेट बैक्स टू 3000 BC। तो उसके उसमें उस वक्त ये था, ये सिंपल सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको कि हम कहते हैं कहते हैं, मे बी आप इसके साथ जो है ना वो फेमिलियर होंगे। ये एक कह लेंगे इसको कहा जाता है कि दिस वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो डेवलप की गई थी। तो अगर मैं इसको अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसकी मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। ये आजकल आपके कह लेंगे दिस इज लाइक अ मॉडर्न तरह से होता है कि जैसे आप कह लें ना कि वंस होते हैं, बच्चों को वंस कहते हैं, फिर टेंस कहते हैं, फिर हंड्रेड्स हैं, और फिर इस तरह से थाउजेंड्स हैं। जैसे फर्स्ट करने के ये जो है 124 लिखा हुआ है, तो इसमें फोर वंस हैं, टू जो है टेंस हैं, और वन जो है ना वो उसमें जो है वो 100 है। तो इस पे इस ये जो पहली वाली होगी इसके अंदर चार बीट्स होंगे, और दूसरी वाली के अंदर दो होंगे, फिर लास्ट वाली के अंदर वन होंगे। तो दिस विल बी 124। इस तरह से हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कर एक्सक्यूज मी सकते सर। हैं जी। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, ये आपको मिल भी जाएगा। अभी भी अगर आप दराज पे देखें तो वहां पे इस तरह के जो है ना वो मिल जाएंगे। तो ये चाइनीज इसको कहते हैं, चाइनीज वर्कर्स है ये। और ये कहते हैं इस तरह से आप देखेंगे काफी पुराना रोमन एम्पायर के दौर में जो है ये इस्तेमाल होता था। और इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें ये इसके जो बहुत ये बीड्स हैं ये भी मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे बीड्स हैं। तो इस तरह से जो है ना इसको जो है ना वो यूज किया जाता था फॉर कैलकुलेशन जो है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट आप कह लीजिए कैलकुलेटिंग डिवाइस है। मतलब इसको एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते कि ये इसका कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन ये था कि एक्चुअली ये दिस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर हम आ जाते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा का क्या मतलब है कि ये इसको कहते हैं मिडिल एजेस। अगर आप कभी इसको हिस्ट्री में पढ़े तो मिडिल एजेस कहते हैं। ये तकरीबन आप कह लेंगे 1400 से अप टू जो है ना वो तकरीबन ये 1900 तक जो है ना, अर्ली 1900 तक जो है ना ये दौर था, 400-500 साल का एक अरसा था। तो यहाँ पे ये था कि डिफरेंट लोगों की कोशिश थी कि डिफरेंट जो है ना मैकेनिकल मशीन जो है वो बनाए। तो उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो इंस्पिरेशन उनकी नेचर होती थी, कि नेचर से इंस्पायर होके वो कहते थे कि हम कोई मशीन बनाए। जैसे मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो ट्रेन थी, ट्रेन किससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी? हॉर्सेस से। क्योंकि ये हॉर्सेस जो है ये पुराने वक्तों में जो है वो ये था कि हॉर्सेस यूज होते थे, और उसका जो उसका होता ये था कि एक एक कार्ट होती थी, हॉर्स कार्ट, जैसे आप देखिए कि इस तरह टांगे होते हैं, तो उसमें आगे जो है वो हॉर्स होता है, उसके पीछे जो है वो कैरेज लगी होती है जिसमें जो लोग बैठते हैं। तो इसी तरह से अगर आप ट्रेन को भी देखें तो ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन का जो एक इंजन होता है, और उसके बाद उसके आगे जो है फिर उसकी जो कैरेजेस है वो लगती हैं जिसमें के लोग ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से नेचर से इंस्पायर होकर डिफरेंट चीजें जो है वो बनाई गई थी। तो इसी तरह से लोगों के जहन में ये था कि जिस तरह से हम ये मशीन बना सकते हैं, तो इसी तरह से हम कैलकुलेशन के लिए भी कोई मशीन जो है ना वो बना सकते हैं। तो उस वक्त ये था कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जिस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो वो उस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से क्या मुराद थी कि जिस तरह से आप यहाँ पीछे देख रहे हैं ये गियर्स हैं, पुलीज है, इस तरह से डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो है वो थे। तो वो जो मशीन्स थी, जैसे अगर हम ये ट्रेन्स की बात करें तो ये ट्रेन्स में जो है स्टीम पावर से चलती थी। तो होता ये था कि कोयला या लकड़ी जो है वो जला के उससे पानी को बॉयल करते थे, स्टीम बनाते थे, और उस स्टीम से जो है वो फिर क्या करते थे, मशीन को जलाते थे। तो इस तरह से जो इस दौर में जो कंप्यूटर्स बनाए गए वो भी इसी तरह से चलते थे कि वो जो है वो उसमें ये होता था कि वो स्टीम पावर से जो ऑपरेट होते थे।
तो अभी इसकी कुछ जाके इसकी कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये था कि शिकार्ड एक था, जर्मन मैथमेटिशियन था, विल्हम शिकार्ड। तो उसने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो बनाया था। तो ये सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो बनाती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये उसकी एक रिक्रिएशन है। जाहिर बात है ये वो इतनी पुरानी मशीन तो नहीं है कि 1630 में बनी और अब तक सर्वाइव। तो उसी उसी डिजाइन पे एक रिक्रिएशन जो है ना ये इन्होंने की हुई है। तो आप यहाँ पे इसकी साइड पे देखें तो ये आपको इस तरह से टैब्स जो है वो नजर आएंगी। ये से 2 3 4 5 से नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट डायल्स बने हुए हैं, ये देखें। तो इन डायल के जरिए आप अपनी कैलकुलेशन मोड जो है वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर इनपुट करेंगे और फिर उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो जिस तरह से ये अगर आपने स्पीडोमीटर देखा हो, जो गाड़ियों का, ये मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है, तो उस तरह से डायल्स होते हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये ये आप देखिए कि उस टाइप के जो है वो ये बने हुए हैं। तो जब आप इसमें कोई नंबर प्रेस करते हैं तो कोई नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएगा। तो इनकी तो एक अभी इसके आगे चल के हम इसके देखेंगे कि इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये था कि सबसे पहले इनकी जो कंप्यूटेशन पावर, या ये कितनी कितनी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, वो बहुत लिमिटेड थी। तो ज्यादा जो है ना, अगर आप इसको भी देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स तक जो है ना ये कर सकता है। और छः मतलब अगर 6 डिजिट से बड़ा आंसर हो तो फिर उसको क्या करेंगे, ये इस तरह की इनकी जो कंप्यूटेशन जो पावर थी वो बहुत लिमिटेड थी। और फिर ये था कि रिलायबल भी इतने नहीं थे क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे। ड्यूरिंग वर्किंग अगर कोई जो है ना ये, अगर ये टूट जाता है तो फिर उसको जो है अ, अगर ये इस तरह से होता है कि वो कोई कंपोनेंट इसका टूट जाता है तो फिर ये जाहिर बात है कि कैलकुलेशन जो है फिर वो नहीं हो सकती उसमें। अच्छा, उसके बाद एक और जो उससे आप फेमिलियर भी होंगे, ब्लेज पास्कल को आप वाले तो खासतौर पे उसको जो है वो जानते हैं। तो ब्लेज पास्कल ने इसी तरह से कैलकुलेटर इन्वेंट किया था और उसका नाम उसने रखा था पास्कलाइन। तो उसमें जो है ना वो काफी, ये शिकार कैलकुलेटर से काफी जो है वो बेहतर थी। लेकिन ये इतनी पॉपुलर जो है वो नहीं हो सकी क्योंकि ये इसकी कॉस्ट जो है उतना हाई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये जिस तरह से यहाँ पे जो है ना ये देखिए, गियर्स वगैरह जो है, डिफरेंट टाइप के गियर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह से एक लेबनिज था, ये मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन। लेबनिज ने जो है ना वो उसने एक जरा बेहतर अब ये देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये शिकार्ड की ने मशीन बनाई थी 1630 में, फिर 1642 में जो है वो पास्कल लाइन बनी थी, और 1671 में जो है वो लेबनिज ने एक और मशीन बनाई थी और उसका नाम रखा था स्टेप रैकनर, उसको जो है उसने कहा था। तो ये रैकनर जो है उसका मतलब होता है सोचना, रैकन उसका मतलब है सोचना। तो वहीं से इसका नाम जो है ना स्टेप रैकनर, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये काम करता है। तो ये भी देखें इसी तरह से, ये भी मैकेनिकल मशीन है। जैसे आप देखेंगे डिफरेंट पुलीज आपको नजर आएंगी, लीवर्स नजर आएंगे। ये एक इसका हैंडल है जिसके जरिए इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये जो है इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, ये काफी एक्यूरेट मशीन थी। जो पुरानी पहले मशीन थी उनकी निस्बत जो है ये काफी एक्यूरेट थी। पंच कार्ड्स का जो है वो जिक्र यहाँ पे इसलिए है कि इसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक तो नहीं है। मतलब ये स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स के लिए तो नहीं बनाए गए थे। तो ये बेसिकली 1801 में एक फ्रेंच मैन था जोस मैरी जेकार्ड। तो उसने ये बेसिकली पावर लूम्स के लिए बनाए थे। तो वो जो डिजाइन, कपड़े कपड़े कुछ डिफरेंट डिजाइन बनते हैं तो उनके लिए उसने जो है वो ये पंच कार्ड जो है उसने इन्वेंट किए थे। लेकिन ये जो है ये बाद में जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उसमें डाटा एंट्री के लिए जो है इसको इसको जो है वो यूज किया गया था। तो इस वजह से ये आप देख लें कि ये एक उसका टिपिकल एक पैटर्न है। और ये बेसिकली वो पंच कार्ड जो कंप्यूटर्स में जो है वो यूज होता था। तो वो है, तो यहाँ पे ये होल्स हैं।
तो कंप्यूटर्स में जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जीरो एंड वन होते हैं, तो इसी तरह से ये होल नो होल, तो ये इजीली जीरो या वन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप ये सारे होल देखें तो तकरीबन एक ही साइज के हैं, तो इसका मतलब है कि ये जीरो या वन को जो है ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके ये तो इसके अलावा भी जो मैकेनिकल एरा था उसमें और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत, लेकिन अब हम उस तरफ आते हैं कि जो कि आप जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन थी। तो चार्ल्स बाबेज एक ब्रिटिश एक साइंटिस्ट, तो इसने एक मशीन बनाई थी, उसका इसने नाम रखा था डिफरेंस इंजन। स्टोरी इसकी मैं आपको बता दूं कि ये जिस जिस दौर की बात है, ये तकरीबन इसने काम शुरू किया था अराउंड अबाउट 1830s में या 1840s में जो है ना उसने काम शुरू किया था। तो उस वक्त जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो काफी फैल रही थी। तो आपको याद होगा कि ये इंडिया में भी जो ब्रिटिश थे इसी इसी दौर में तकरीबन जो है ना वो आए थे। तो उनको जो जरूरत थी कि वो जो सी रूट्स हैं उनको कैलकुलेट करने की, तो उसके लिए उनको कुछ चाहिए था कि कोई ऐसी मशीन हो जिसके जरिए ऑटोमेटिकली सी रूट्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो फिर जो ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी जो भी थी उन्होंने इसको बाबेज को कहा कि तुम ऐसे हमें कोई मशीन बना के दो। तो उसने उस मशीन पे काम शुरू किया, तो उसको उसका नाम रखा उसने डिफरेंस इंजन रखा। तो इसकी ये जो चार्ल्स बाबेज है इसको फादर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो उसी इसी डिजाइन पे बने हुए हैं जो कि चार्ल्स बाबेज ने अपने इस डिफरेंस इंजन के लिए जो है वो प्रपोज किया था। तो अच्छा, इन्वेंटेड 1823 की बात है, उस वक्त इसने जो इन्वेंट किया था। मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंस इंजन के स्टाइल पे बने हैं, तो इसके अच्छा फिर हुआ ये था कि इसने जो है ना इस पे काम किया, लेकिन ये डिफरेंस इंजन में कुछ इश्यूज थे, क्योंकि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी, बार बार इसके कंपोनेंट्स टूट जाते थे या और मिसाइल इसके अंदर आ जाते थे। तो वो जब गवर्नमेंट ने इसको कॉन्टेक्ट किया तो उसके बाद कुछ अर्सा तो उन्होंने इसको किया, लेकिन बाद में फिर जब ये नहीं बना सका, कंप्लीट नहीं कर सका उस मशीन को विद इन, तो इसका इसका कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया। लेकिन इसने अपनी वो एफर्ट्स थी वो जारी रखी, और बाद में उसने इस डिफरेंस इंजन को मजीद इसने इम्प्रूव किया और उसने फिर एनालिटिकल इंजन बनाया। तो एनालिटिकल इंजन जो था इसमें चार कंपोनेंट्स थे। अगर आपको लास्ट लेक्चर जो है ना वो याद, तो हमने उसमें भी हमने जिक्र किया था कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें चार उसके अंदर मेन चीजें होती हैं। एक उसके अंदर इनपुट होती है, और फिर उसके अंदर जो है वो स्टोरेज भी होती है कि हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके अंदर एक सीपीयू होता है जहाँ पे एक्चुअली सारी प्रोसेसिंग होती है। और उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे उसने जिक्र किया जी प्रोग्राम कंट्रोलर का। ये जो इनपुट आउटपुट है वो दोनों पंच कार्ड्स के जरिए होती है। प्रोग्राम कंट्रोलर का इसका पर्पज ये था कि इसको आप प्रोग्राम कर सकते थे। अभी तक जो हमने इससे पहले जो हमने मशीन का जिक्र किया है उसमें हमने किसी में ये नहीं कहा कि उसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, ऑटोमेटिकली जो है वो काम कर सकता है। तो इसने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि कंप्यूटर को प्रोग्राम भी किया जा सकता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो दी जा सकती हैं। अब तक जो है इसके चार्ल्स बाबेज के दौर तक ये कॉन्सेप्ट था कि मशीन जब काम कर रही हो तो आपने उसको ऑपरेट करना है, उसको साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन भी देनी है। उसने बेसिकली इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी होती, क्योंकि मशीन को आप बस डाटा देते थे और उसको बता दें कि आप ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बाकी काम फिर वो मशीन जो है वो खुद ही कर लेती है। तो इसने कॉन्सेप्ट किया, ये पेश किया था कि उसको उसको जो है वो जो प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो ये इसका एक कह लेंगे बहुत इसका था डिफरेंस था। और इसके लिए उसने जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई। और उसके बाद ये था कि एना बैरन एक खातून थी, तो इसको कहा जाता है कि शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, बिकॉज कि उसने इस एनालिटिकल इंजन के लिए कुछ प्रोग्राम जो है उसके इसके लिए लिखे थे। वो बर्नौलीज इक्वेशन होती है उसका भी उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने कुछ प्रोग्राम जो है लिखे थे। तो बेसिकली ये था कि जो जिसे आप कह लें कि जो एंड ऑफ स्टोरी जो है वो ये है कि चार्ल्स बाबेज जो है ये इन हिज लाइफ टाइम वो अपनी क्रिएशन को फुली फंक्शनल जो है वो नहीं देख सका था, क्योंकि वो उसमें उसमें कोई ना कोई इश्यूज जो है वो आते रहते थे, क्योंकि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी परफेक्ट जो है वो नहीं थी।
तो वो फिर ये था कि मैकेनिकल मशीन थी, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसकी रिक्रिएशन है। बाद में उसको ऑनर करने के लिए चार्ल्स बाबेज को जो है, ये उन्होंने उसी डिजाइन को उन्होंने दोबारा रिक्रिएट किया है। तो आप देख लें इसमें हैंडल्स हैं, इसमें डिफरेंट ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। तो लेकिन ये था कि जो इसने कॉन्सेप्ट पेश किया था, वो कॉन्सेप्ट एज इट इज जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स में उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि वो काफी एक चीज ऐसी थी कि जो रेवोल्यूशनरी, और बाज़ औक़ात तो लोग ना इस किसी को अच्छा मतलब उसको कहने के लिए या उसकी उसके बहुत उसको अप्रिशिएट करने के लिए कहते हैं कि इसने ऐसी चीज बनाई थी जो अपने टाइम अपने वक्त से आगे थी। तो इसी तरह से जो ये चार्ल्स बेबेज था, इसने वाकई ही एक ऐसी चीज बनाई थी जो इसके वक्त से बहुत आगे थी। और उसका उसका जो है वो फिर ये नतीजा निकला कि ये अपने अपनी जिंदगी में तो अपनी क्रिएशन को सक्सेसफुल नहीं ले सका, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि उसी डिजाइन पे जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो बनाए गए। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये कुछ हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है ना वो देख लेते हैं। तो इसमें ये था कि देवर नॉट रिलायबल। रिलायबल जो है वो नहीं थे, क्योंकि वो टूट सकते थे। उनके कंपोनेंट्स ऐसे थे कि जो इजीली ब्रेकेबल थे। उनको बनाना बहुत मुश्किल था, उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। ऑपरेट करना वो इसलिए मुश्किल था कि वो स्टीम से मोस्टली अगर पावर यूज करनी है तो स्टीम पावर ही थी, इसके अलावा कोई और चीज तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। तो स्टीम पावर में तो उसमें ये था कि उसकी जब आप स्टीम बनाते हैं तो पहले कोयले से जलाते हैं तो उससे काफी धुआं पैदा होता है। फिर स्टीम जो है ना, उसमें ये था कि वो उसको आप इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऑन ऑफ कर सकें। इस तरह से नहीं है। अगर आपने वो कोई काम करना है तो आपको काफी देर पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। फिर उनकी कॉस्ट बहुत हाई थी, और वर्क एनवायरनमेंट बहुत अनटाइडी था, ये हमने भी बात की है। कैलकुलेटिंग पावर बहुत लिमिटेड थी उनकी, उनकी मेमोरी नहीं थी, साइज बहुत ज्यादा थे। और चूंकि उनके कंपोनेंट्स बार बार रिप्लेस करना पड़ते थे, तो इस वजह से उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई थी। तो ये सारे जो है वो सब चीजें थी। जी। तो क्या ख्याल है आपका, ये फर्ज करें कि आप अगर इस दौर में जिंदा होते, फिर ये क्या क्या आपका इसके बारे में ख्याल है? कोई कोई अपनी कोई राय देना चाहेगा? जी बेटा, एनीबॉडी? बेटा सो ना जाया करें, कुछ बोला करें। तो कोई ऑनलाइन है? जी सर। हाँ जी, बताएं। क्या ख्याल है आपका, जो हमने अभी जो ये डिस्कस किया है, जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फर्ज करेंगे अगर आप मतलब आपको मतलब उस दौर में अगर आप मतलब होते तो क्या आपकी क्या ओपिनियन होती, आप क्या सोच रहे होते? सर मेरा ख्याल है उस दौर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये सही था, तो आजकल के दौर के हिसाब से ये नहीं सही। हाँ जी, हाँ, मेरी बात है कि ये होता है कि हमने चूंकि एक अक्सर जो है ना वो मैं स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि फर्ज करें कि अगर बहुत दूर आप ना जाएं, तो अगर आप मतलब लेट्स से कि आज से 50 इयर्स पहले 1970s में अगर कोई बंदा था, तो उसको अ, मतलब अगर फर्ज करेंगे जिस टाइम ट्रेवलिंग कहते हैं, टाइम ट्रेवलिंग होती है, तो हम टाइम ट्रेवल करके जो है ना वो हम 1970s में चले गए। और वहां पे जाके हम इस तरह से गए कि इतने इतने कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि आप उनको अपनी पॉकेट में डाल के या अपने बैग में डाल के तो उसको जो है ना आप लेके जा सकते हैं। तो वो बंदा कहेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हमने ये हिस्ट्री चूंकि हमने स्टार्ट किया, तो ये मैं आपको इसमें मजीद बताऊंगा। तो ये तो हम काफी पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तो ये था कि ये मशीन कमर्शियली, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कहीं पे पढ़ा है इसके बारे में, ये कमर्शियली इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मशीन्स थी, जो कि एक एक दो दो मशीन शायद बनाई गई होंगी। उस तरफ उसका पर्पज ये था कि ये सारे साइंटिस्ट थे, अगर आप देख लें जितने भी लोग थे,
शिकार्ड की बात कर लें या पास्कल की बात कर लें या लेबनिज की बात कर लें, तो इस तरह से ये लोग सारे रिसर्चर्स थे बेसिकली। तो इन्होंने अपने 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 रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज जो है वो उन्होंने डिजाइन की। लेकिन जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। चार्ल्स बाबेज क्यों ना काम हुआ, उसकी वजह ये थी कि उसका कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी उसके पास जो है वो नहीं थी। तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो नाकाम हो गया। तो अदरवाइज उसका कॉन्सेप्ट में उसके अंदर जो है वो कोई इशू नहीं था। कॉन्सेप्ट उसका जो है बिल्कुल जो है वो ठीक था। तो ये रीजन है कि जाहिर सी बात है अगर आप उस दौर में हैं तो आप कहेंगे कि दिस इज ओके। लोग जो है वो जिस वक्त जो है वो ये आप ये कह लेंगे जो कंप्यूटर्स 1970s में 60s में अभी हमने वो चीज जो है वो स्टार्ट करनी है, तो उस दौर में ये कुछ सोच सोच भी नहीं सकता था कि कंप्यूटर जो है वो घरों में रखे जा सकते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उनके लिए अलहदा से जो है वो बिल्डिंग बना के, मतलब एक कमरा नहीं, पूरी बिल्डिंग बना के वहां पे उसको जो है वो रखा जाता था। तो अब फॉर एग्जाम्पल के हो ये हो सकता है कि अगले 20-30 साल में जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो अब जिस तरह से हम कंप्यूटर के सामने बैठे काम कर रहे हैं तो अब मुझे अगर कोई कहे या फर्ज करे कि मैं आपको कहता हूँ कि ये इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपके ब्रेन के अंदर ही प्लांट्स लगे होंगे, वो चिप जो है वो आपके ब्रेन में लगी होगी, तो आपने बस सोचना है, तो वो जो भी आप काम कर रहे होंगे, कैलकुलेशन जो भी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो वैसे लगता है कि ये पता नहीं ये ऐसी बात कर रहे हैं कि हो ही नहीं सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आज से 30-40 साल पहले जो है वो ये भी नहीं पॉसिबल था कि कंप्यूटर से है वो बैटरी पे चल सकते हैं। कोई कोई बंदा ये सोच भी नहीं कर सकता। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि 5 या 6 साल के बाद या 7 साल के बाद जो है मेरे पास लैपटॉप होगा और मैं जो है वो अपना सारा काम जो है वो लैपटॉप पे करूँगा, मेरे पास एक बैटरी ऑपरेटेड जो है ना कंप्यूटर होगा, ये मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था। तो आगे चलते हैं जो इससे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक एरा में आ जाते हैं। इट बिगन्स विद 20th सेंचुरी। तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसको उसके उसके लिए कोशिशें कि हमको कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाना है, उसके लिए कोशिशें जो है वो जारी थी। लेकिन ये उसमें फर्क एक ये पड़ा था कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी हुई थी, दरिया उसको सॉरी उसको जो है वो डिस्कवर हो चुकी हुई थी, तो उसको दरियाफ्त कर लिया गया था। और फिर ऐसे कंपोनेंट्स भी जो है वो भी बनाए गए थे जो कि बिजली से जो है वो चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो अब उसमें ये फिर ये था कि पॉसिबल ये था कि हम जो है ना वो ऐसे कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो कि जो आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा रिलायबल है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो स्टीम से नहीं चलते, इस वजह से उनकी उनकी वर्किंग जो है वो ज़्यादा जो है वो रिलायबल है, मैकेनिकल कंप्यूटर से ज़्यादा रिलायबल है। तो हम कुछ नोटेबल कंट्रीब्यूशन जो पहली थी, एक उसको हम कहते हैं आईबीएम मार्क वन, ये तकरीबन 1938-39 की बात है। हार्वर्ड एकन ये जो है ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और एक अमेरिकन कंपनी थी आईबीएम। ये आईबीएम अभी भी जो है कंप्यूटर्स बनाती है। आईबीएम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका उसने नाम रखा था एएससीसी, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। तो अभी भी देखें इसको जो है ना वो कैलकुलेटर नहीं, इसको कंप्यूटर नहीं कहते थे, कैलकुलेटर था ये। तो इसको जो है वो आईबीएम मार्क वन भी जो है वो कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। इसका ये था कि इसमें बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, लेकिन वो बिजली से चलते थे। और इसमें पंच कार्ड्स को यूज करते थे डाटा इनपुट करने के लिए। और फिर उसके बाद पंच कार्ड प्रिंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स वर यूज फॉर आउटपुट। और ये हर तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ये परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा ये था कि इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता था, इंस्ट्रक्शन पे भी काम कर सकता था, प्रोग्रामेबल था ये। ठीक है, तो ये एक तस्वीर है। दिस इज गेम मार्क वन आप कहने, और जैसा आप देख रहे हैं काफी पुरानी जो है ये एक तस्वीर है, थोड़ी सी कलर जो है वो की गई है। अच्छा, उसके बाद एक इसके अंदर जो है वो एक बड़ी नोटेबल एक कंट्रीब्यूशन थी। वो ये थी कि 1945 एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब्स है वो इन्वेंट की थी, विच वर यूज्ड। जो ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक स्विच थे।
ग्लास से मिलकर बनी हुई थी। स्विच बेसिकली क्या होता है कि स्विच, एक जो स्विच होता है उसके अंदर जो है ना वो ये होता है कि उसके अंदर ऑन या ऑफ दो दो उसके अंदर स्टेट्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मतलब है कि तो उसमें ये था कि ये सर, जो वैक्यूम। जी बेटा, कुछ पूछना है? सर आपकी आवाज़ आहिस्ता हो जाती है फिर तेज हो जाती है। ये मे बी कोई नेट इंटरनेट स्पीड की वजह से है, क्योंकि मैं तो काफी जोर लगा के बोल रहा हूँ। वो इंटरनेट स्पीड जो है ना वो जरा ऊपर नीचे होती रहती है। ओके सर। अच्छा, उसमें ये था कि दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। तो इन्होंने मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में इन्होंने फिर एक कंप्यूटर पे काम शुरू किया। और उसका उसका मकसद ये था कि ये इन्होंने ये ENIAC जो है ये एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। उसकी वजह ये है कि ये पहला कंप्यूटर था जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक या कह लेंगे कंपोनेंट से बनाया गया। तो ये टोटली बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था। और जिस तरह से भी हमने IBM मार्क वन को देखा था कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे लेकिन चलते बिजली से थे। लेकिन इसमें इसमें ये था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, कि जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब्स की बात की है तो वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर जो है वो थे। तो इन्होंने 1946 में जो है ये ENIAC जो है वो बना लिया था। इसका इसका पूरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसके अंदर 18,000 इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी। और ईच वैक्यूम ट्यूब कैन होल्ड वन बिट। एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक बिट को रिप्रेजेंट करती है। बिट का मतलब है जीरो हो या वन हो तो उसको हम जो है ना वो बिट कहते हैं। 6 bits were required to represent a character, यानी कि 6 जीरो या वन हो, जिस तरह से ये 6 zeros and 1 तो ये आपको चाहिए होते थे एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपको चाहिए होते थे। तो ENIAC was about 5,000 टाइम फास्टर देन IBM मार्क वन। उसकी रीजन ये थी कि जो ENIAC था ये इलेक्ट्रॉनिक था और ये जो IBM मार्क वन है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इस वजह से इनकी स्पीड में जो इतना इतना डिफरेंस था। ये ENIAC की एक तस्वीर है। और यहाँ पे आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि ये वायर्स वायर्स हैं जिसके जरिए इसको वायरिंग करके और इसके जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो अब एक चीज तो आप ये देखें कि दिस इज अ होल बिल्डिंग, दिस इज नॉट जस्ट अ स्मॉल रूम। ये पूरा एक एक समझ लें कि एक बिल्डिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर अगर आप देखें तो काफी ये हैवी डक्ट्स जो है बड़ी बड़ी डक्ट्स जो है वो लगी हुई हैं। तो ये एयर कंडीशनिंग के लिए होती थी, क्योंकि जब ये कंप्यूटर चलता था तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है हीट को जनरेट करती है। तो इसको फिर ठंडा रखना जरूरी होता है। अगर ये ज्यादा ओवर हीट हो जाए तो फिर ये खराब होना शुरू हो जाती है। तो कहा यह जाता है कि जिस वक्त ये कंप्यूटर चलता था तो उस वक्त जिस सिटी में ये यूनिवर्सिटी थी, छोटा सा सिटी था, तो इसकी पावर कंजप्शन इतनी थी कि उसकी उसकी इलेक्ट्रिसिटी शहर की एक दफा बंद करके फिर इस कंप्यूटर को चलाते थे। तो लेकिन खैर ये काफी पुरानी जो है वो बात है। ENIAC इज द फर्स्ट टाइटैनिक कंप्यूटर। अभी भी आप हिस्ट्री की बुक्स में देखें तो अक्सर जो है वो इसके बारे में जो है वो आपको जो है वो बताया जाएगा कि ENIAC जो है वो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? इसका बहुत बड़ा साइज था और इसकी मेमोरी बहुत स्मॉल थी। ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था और हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता था, जिसकी वजह से जो है वो इसको जो है वो एयर कंडीशनिंग जो है वो बहुत हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती थी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था ऑपरेट करने के लिए भी, और एयर कंडीशनिंग दोनों को मिला के इसकी टोटल पावर कंजप्शन थी वो बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा ये था कि जो वर्किंग ये वैक्यूम ट्यूब्स थी ये इतना रिलायबल कंपोनेंट नहीं थी, ये इजीली खराब। तो इसको बार बार जो है वो अक्सर इनको इनको जो है वो रिप्लेस करना पड़ता था। तो ये कुछ इसके इसकी जो प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद फिर एक और जो इसमें डेवलपमेंट हुई कि 1948 में बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट किए गए। ट्रांजिस्टर भी स्विच होता है। ट्रांजिस्टर इज आल्सो अ स्विच, लेकिन ये है कि ये सेमीकंडक्टर है। आपको पता है सेमीकंडक्टर के बारे में जो है वो आप जानते हैं। तो इसका इसमें अगर आप कंपेयर करें ट्रांजिस्टर्स में और वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत डिफरेंस था। वैक्यूम ट्यूब जो एक तो साइज में बहुत बड़ी थी और दूसरा ये था कि वो पावर ज्यादा कंज्यूम करती थी। ट्रांजिस्टर उसके मुकाबले में साइज में बहुत छोटा था और इसकी पावर कंजप्शन जो है वो बहुत कम थी।
तो तीन तीन फैक्टर जो है वो आप देख सकते हैं अगर आपने वैक्यूम ट्यूब को और जो ट्रांजिस्टर है उसको कंपेयर करना हो। पहली चीज है उसका साइज, दूसरी चीज है कि उसकी पावर कितनी यूज करती है, और तीसरी चीज है कि वो हीट कितनी जनरेट करती है। तो ये अगर आप दोनों में देखें तो ट्रांजिस्टर का साइज छोटा था, ये पावर भी कम कंज्यूम करता था और हीट भी कम जनरेट करता था। तो जाहिर बात है कि अगर आप इसमें ओवरऑल देखें, तो अगर एक कंप्यूटर है वो अगर ट्रांजिस्टर से बना हुआ है तो उसकी जो एनर्जी जो कंजप्शन है वो काफी कम होगी, और जो अगर वैक्यूम ट्यूब से बना है तो उसकी एनर्जी कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये चीजें मैंने जो है वो मैं आपको आपको मैंने बता दी है। और ये सारे पॉइंट्स है वो वही जो लिखे हुए हैं। तो इसके बाद ये था कि जो IBM 7090 वाला फर्स्ट कंप्यूटर। अच्छा, ये जो कंप्यूटर्स थे ना सारे, इनके लिए एक नेम है, अभी हम क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो जो है ना वो मैं आपको डिटेल से जो है वो बताऊंगा कि इनको हम कहते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो एक्चुअल कंप्यूटर है ना वो भी मेन फ्रेम है। जो सही मानों में जिसको आप कंप्यूटर कहते हैं, दीज आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यदि हम मेन फ्रेम हम क्यों नहीं कहते, ये जो हमारे आम कंप्यूटर हैं इनको मेन फ्रेम हम जो है वो क्यों नहीं कहते। तो ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, IBM 7090, दिस वाज आल्सो मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये पहला कंप्यूटर था कि जो टोटली ट्रांजिस्टर से जो है वो मिलके बना हुआ था। और तो ये जाहिर बात है कि ये जब ये अगर ये बना हुआ है ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो साइज था वो बहुत। और सबसे बड़ी बात क्या थी, अब ये इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि आप इस चीज पे हैरान होंगे कि इट कैन रन कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स। तो इसको मुसलसल कई घंटे जो है वो चलाया जा सकता था। अब इस तरह से हम इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया में पॉसिबल नहीं था आप ज्यादा देर चला सकें। उसको प्रोग्राम करने के बाद फिर जब उसको चलाना है तो जस्ट चंद चंद कुछ देर के लिए चलाना है, क्योंकि इतनी इतनी पावर कंजप्शन, इतनी पावर नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि उसको मुसलसल आप चला सकें। फिर मुसलसल चलाएंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि वो उसके जो वैक्यूम ट्यूब है वो उतनी ज्यादा खराब होगी, फिर वो बाद में फिर उसकी मेंटेनेंस का इशू जो है वो आएगा। तो ये आप देखें कि ये जो है ये IBM 7090 की एक पिक्चर है। ये इसकी ऑपरेटिंग यहाँ पे बैठ के उसको ऑपरेट करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप ये देखिए तो ये बैक पे जो है ना वो आपको ये कुछ ये स्पूल्स नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए होती थी। तो इसमें पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, इसमें जो डेटा जो स्टोर होता था ये इस तरह से ही स्पूल्स में होता था, ये बेसिकली टेप ड्राइव्स होती थी। तो इस पे डाटा जो है वो स्टोर करते थे। तो ये आप देख लेंगे काफी क्लीन इन्वायरमेंट है, मतलब काफी आप कह लेंगे सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है कि ये साइट्स पे इस तरह से स्पूल्स लगे हुए हैं जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर बैठ के इसको ऑपरेट कर रहा है। और ये इसका बेबी इसका ये इसके मेन जो इसके कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे इन इन इस जगह पे जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि इस पे फिर अगली जो डेवलपमेंट थी वो ये हुई कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बनाई। JS किट भी था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें ये काम करता था। तो उसने इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि ये जो आप ये कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसमें ये था कि एक चिप के ऊपर, चिप हम किसको कहते हैं कि सिलिकॉन का एक जो एक एक पीस है जिसके ऊपर आप ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो उसको डोपिंग करके उसको पी टाइप या एन टाइप जो है ना उसमें उसमें आप कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको आई थिंक आप इस चीज से फेमिलियर होंगे कि हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक NPN होते हैं और एक PNP होते हैं। तो अगर आप एन टाइप की कर दें तो वो एन एन डोपिंग कर दें तो एन टाइप यानी कि नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में जो है वो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप हम डोपिंग करके उसको बना देते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना ये ट्रांजिस्टर जो है ना ये एक बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि जिस तरह से आप एक चिप पे अगर आप एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं तो इसी चिप पे आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर पे जो है वो बना सकते हैं। तो उसको उसने नाम दिया था इंटीग्रेटेड सर्किट, या उसको इन शॉर्ट हम क्या कह देते हैं, हम उसको IC जो है वो कह देते हैं। तो ये 1958 में बनाई थी। और उसका उसका फायदा ये था कि ट्रांजिस्टर और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं
जैसे रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा क्या यूज होते हैं कि रजिस्टर्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। और इसके अलावा कैपेसिटर्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इनको भी जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड्स वगैरह, ये सब चीजें जो है, ये आप एक ही चिप पे जो है वो हम बना सकते हैं। तो उसको उसको हम कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कह देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का साइज था वो फर्दर रिड्यूस हो गया। और अब ये था कि हम जो कंप्यूटर की जो पावर होती है, जो कंप्यूटिंग पावर है कंप्यूटर की, दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ स्विचेस, कि उसमें नंबर ऑफ स्विचेस जो है वो कितने लगे हुए हैं। तो पहले जैसे वैक्यूम ट्यूब था, अभी हमने देखा कि ENIAC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब थी, लेकिन उसकी पावर काफी बेहतर थी। तो लेकिन वो साइज बड़ा था, तब इससे ज्यादा उसमें अंदर वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर बने, ट्रांजिस्टर से हुआ कि जरा पावरफुल कंप्यूटर बन गया। अब चूंकि आईसी है, तो अब ये हुआ है कि इससे फर्दर उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया है कंपोनेंट का। तो अब इसका मतलब है कि आप और ज्यादा उसी स्पेस में ज्यादा स्विचेस जो है वो आप उसमें आप लगा सकते हैं, और उससे जो कंप्यूटर की पावर है वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज होगी। और उसमें फिर इसकी डिफरेंट इसके लेवल है। LSI उनसे कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर VLSI, और इससे जो अगली जो है वो है XLI, सॉरी LXSI, या इसको कह लेंगे एक्स्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें ये है कि जिस तरह से हमारे जो मॉडर्न सीपीयूज हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। और उसमें ये है कि एक ही चिप पे जो है वो आप मिलियंस में जो ट्रांजिस्टर्स है वो आप उसमें, ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ये इन्हीं आईसीज की वजह से जो है ये साइज में छोटे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है इनकी। यस सर। ओके, यस सर। मेहरबानी आपकी। बस अच्छा, सर अब ये स्टार्ट सर। हमने क्या किया कि थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैंने ये बताया। तो हमने इसमें जो है ना वो अब क्या किया है कि ये जो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है, जो इसको हमने 5 जनरेशन में हमने डिवाइड कर दिया। तो इस जनरेशन में एक्चुअली हम होगा क्या, पहली चीज जो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में चेंज होगी। जो स्विच की टेक्नोलॉजी है ना, उसमें जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले जो है ना वो वैक्यूम ट्यूब है। अभी हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी एज स्विच। फिर ट्रांजिस्टर आया, और ट्रांजिस्टर के बाद जो है ना फिर आया आईसीज, और आईसीज में फिर फर्दर इंप्रूवमेंट होती है, जिसमें से उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद जो XLSI उसको कहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दूसरी चीज है कि हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर के साइज है वो बहुत कम होते जाएंगे। और तीसरी चीज है कि साइज कम होने के बावजूद जो है वो इनकी जो पावर है, जो इनकी कंप्यूटेशन पावर है, वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब पावर भी कमी नहीं होगी, पावर इंक्रीज हो रही है, साइज कम हो रहा है तो उससे फर्क, पावर पे फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका साइज रिड्यूस होता जा रहा है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो इसकी जो प्राइस है वो भी जो है ना वो रिड्यूस होती जा रही है। यानी कि अब ये पहले तो बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी प्राइस है वो कम होगी। और फिर जब हम फाइनली हम जब ये 5th जनरेशन में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया कि उसके अंदर वो फिर पोर्टेबल भी हो गया, कि आप उसको इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अब हम इसमें देखेंगे। तो ये बात वही जो है ना वो मैं बता रहा हूँ, ये बेटर टेक्नोलॉजी यूज हुई है, साइज उनका कम हो गया है, और पावर उनकी जो इंक्रीज हो गई है, और कॉस्ट उनकी जो है वो कम होगी, प्राइस उनकी कम होगी। ये रफली पीरियड है, ये जो फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पे जैसे 1946 से 56 तक लिखा है, दिस इज अ रफ पीरियड, ये बहुत एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि वो ऐसे कभी भी नहीं होता कि सडनली आप कहेंगे जी इस साल में अब जो है ना ये इस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर बनना बंद होंगे, दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कुछ ऐसा दोनों चीजें जो है ना वो साथ साथ चलती हैं, फिर जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है फिर वो रिप्लेस हो जाती है बाय न्यू। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब स्विच के तौर पे यूज हुए थे। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और ये लेकिन ये बहुत स्लो होता है, पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ये हमने अभी जिस तरह से हमने देखा।
और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। और इसमें हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज होती है उस पे हम जो है वो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे दे वर ह्यूज इन साइज। ENIAC इस जनरेशन का पहला कंप्यूटर था। और ये अगर आपने पहले कभी वैक्यूम ट्यूब की अगर आपने तस्वीरें देखी तो वैक्यूम ट्यूब इस तरह की होती है। दिस इज वैक्यूम ट्यूब, ये ग्लास से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं वो लगे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर थे एडसेक था। एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1945 में प्रोफेसर विल्क्स था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसने डेवलप किया था। इसके अलावा एडवैक है। अब देखिए नाम उनके अगर आप इनको देखें ना तो ये इसी तरह से ENIAC, एडवैक, एडसेक, एडवैक, ये जॉन वन न्यूमैन ने बनाया था। एडवैक जो है 1952 में। और वैन न्यूमैन की और भी बहुत सारी इसकी नोटेबल कंट्रीब्यूशन है। और ये बेसिकली मैथमेटिशियन था, लेकिन इसकी कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है। एडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अब आप देखिए कि ये वर्ड कंप्यूटर जो है वो याद ये यूज होना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे ये उस वक्त ट्रेंड ये चल रहा था कि इस तरह से लंबे लंबे नाम होते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर ये ट्रेंड आस्ते आस्ते खत्म हो गया, फिर सिर्फ जो वर्ड रह गया दैट इज कंप्यूटर। एडवर्क बेसिकली रिफाइनमेंट ऑफ ENIAC बेस्ड ऑन स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो वैन न्यूमैन ने एक स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर एक प्रपोज किया था, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आपको ये बता दूं कि स्टोर प्रोग्राम का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स में जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं वहीं पे इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डाटा इंस्ट्रक्शन है दोनों जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मेमोरी के दो हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा डाटा के लिए और एक हिस्सा जो है इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो अब जब कंप्यूटर काम करता है, CPU उसका काम कर रहा होता है, तो उसने डाटा लेना है तो इस हिस्से से लेगा, और अगर इंस्ट्रक्शन लेनी है तो इस हिस्से से लेगा। तो इस तरह से जो है वो काम जो है वो करता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये प्रपोज किया था प्रोफेसर वान न्यूमैन ने। से जो है ये स्टोर प्रोग्राम क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। तो उससे ये हुआ था कि जो इंस्ट्रक्शन है डाटा इंस्ट्रक्शन दोनों बाइनरी फॉर्म में जो है वो होती हैं। और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं ये सारे के जो है प्रोफेसर वान न्यूमैन के डिजाइन पे जो है वो बेस करते हैं। इसके अलावा IBM 701 था। ये 1952 में IBM का मैंने बनाया था। ये बेसिकली क्या था, जिस तरह से मैंने ये टर्म आपको मैंने पहले भी बताई कि ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, इनको कहते थे मेन फ्रेम। तो ये एक कह लें कि ये IBM क्योंकि कमर्शियल कंपनी थी तो ये उसका कमर्शियल विजन उसका एक मॉडल था जो उन्होंने सेल के लिए उन्होंने जो है पेश किया था। और इसमें मैग्नेटिक ड्रम टेक्नोलॉजी जो है वो डाटा स्टोर के लिए यूज हुई थी। तो इससे पहले आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो एक दिखाया था IBM 7090। तो उसमें उसमें तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक टेप यूज होती थी। टेप तो जिस तरह से ऑडियो या वीडियो टेप्स होती थी ये उस टाइप की होती थी। तो मैग्नेटिक ड्रम जो है बेसिकली क्या होता था कि एक एल्यूमिनियम का एक ड्रम शेप एक होता था, और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग करते थे जैसे आयरन ऑक्साइड है। तो उसको डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते थे। तो ये जो मैग्नेटिक ड्रम्स है, ये जो मॉडर्न हार्ड डिस्क है, ये इसके आप कह सकते हैं कि वाज लाइक उसका एक प्रीडिसेसर आप कह सकते हैं कि वो था इसका। उससे पहले जो है वो यूज होता था। इसकी जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम की जो मॉडर्न फॉर्म है वो हार्ड डिस्क है। तो इस पे हार्ड डिस्क पे भी हम जो है वो आगे चल के डिटेल से जो है वो बात करेंगे। अच्छा, इसकी इसमें ये था कि इसकी जो एक्सेस स्पीड थी वो पंच कार्ड के लिए वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है यूनिवैक था। यूनिवैक ये था कि जो ENIAC बनाया था तो वो ये जे प्रॉस्पर एक्कर्ड और जॉन मोस्ले ने बनाया था। लेकिन ये था कि बाद में किसी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। उन्होंने फिर एक कंप्यूटर बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें जो है ना ये जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने कमर्शियल यूज के लिए बनाया था। और इसकी इसकी जो साइज इसका स्मॉल था, इसकी लो कॉस्ट थी।
और इसी जनरेशन के जो दूसरे कंप्यूटर्स थे वो लियो और IBM 700 सीरीज के। जैसे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ बार बार कि अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो हम इनको कहेंगे कि दे आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये सारे के सारे जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। हम सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन जो रफली है दैट्स फ्रॉम 1956 टू 1963। और सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी कि इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे एज स्विचेस। और इसकी जो वर्किंग है वो तो वैक्यूम ट्यूब से सिमिलर है, लेकिन ये कि ट्रांजिस्टर जो है उस साइज में स्मॉल होकर पावर कम कंज्यूम करते हैं। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन की नस्बत ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल थे। और उसमें ये था कि उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान था कि उनका साइज कम था, और उसके अलावा ये था कि उनके अंदर नॉन फ्रेजाइल कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो बेसिकली, और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी जो है वो इसके अंदर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते थे। तो इनमें मैग्नेटिक ड्रम्स या मैग्नेटिक टेप यूज होते थे स्टोरेज पर्पजेस के लिए। और इसमें जो डिफरेंट कंप्यूटर्स थे वो वॉल्फ्रेंड वन एमआईटी में डेवलप हुआ था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IBM 7000 सीरीज के थे। हनीवेल सीरीज के कंप्यूटर्स थे। ट्री वगैरह इस तरह के सब जो है वो इस जनरेशन। तो ट्रांजिस्टर जो है ये ट्रांजिस्टर है, ये उसका सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का। तो इसमें एक इसके अंदर ये होता है कि ये इसके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिकली ये ट्रांजिस्टर हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो है वो। हम थर्ड जनरेशन की तरफ आते हैं। थर्ड जनरेशन जो रफली है फ्रॉम 1964 टू 1971। और इसमें ये था कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली कोई नई टाइप की स्विच टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ जो है वो फर्क इसके इसमें जो है ना वो ये है, अगर आप देखेंगे इसमें फर्क क्या है, पूछें कि इसके इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि IC बेसिकली क्या है कि एक ही चिप पे आप मल्टीपल। पहले ये था कॉन्सेप्ट, ये था कि एक चिप पे एक ट्रांजिस्टर बनता है। लेकिन जो आईसीस का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ही चिप पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर और दूसरे कंपोनेंट्स भी जो है वो बिल्ड। तो इसमें क्या है कि जो एक IC चिप है वो हंड्रेड्स की तादाद में ट्रांजिस्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर कैपेसिटर उनको जो है उसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद ये था कि इनका साइज और स्मॉल हो गया, इनकी कॉस्ट और कम होगी, उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हाई होगी। तो उसकी वजह से क्या था कि अब आप मुख्तलिफ जो डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन है वो माइक्रो सेकेंड में या नैनो सेकेंड में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर ये है कि इसमें मजीद जो हाई लेवल जो लैंग्वेजेस थी वो इसके अंदर जो है वो यूज होना शुरू हुई, जैसे फोर्ट्रान है, कोबॉल है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये इस्तेमाल होना शुरू हो गई। और उसमें जो है कॉन्सेप्ट फिर इस तरह से आगे जी के मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक ही मल्टीपल प्रोग्राम चला सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि एक ही टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर जो है ना वो उसको परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। और कीबोर्ड फिर उसके बाद एक जो बड़ी अच्छी जो इसके अंदर रही वो ये था कि इनपुट के लिए आप कीबोर्ड यूज करते हैं और इनपुट, और आउटपुट के लिए जो CRT मॉनिटर्स थे, पुरानी टेक्नोलॉजी CRT थी, उसको जो है वो आप यूज करते हैं। और इनमें जो है ना इनके स्टोरेज यूनिट्स भी इम्प्रूव हो गए कि ड्रम्स की जगह पे जो है वो डिस्क जो है वो यूज हुई। मैग्नेटिक ड्रम्स का भी मैंने आपको बताया था, इस तरह से ड्रम है उसके ऊपर कोटिंग करके जो है एल्यूमिनियम का ड्रम होता है तो उसके ऊपर कोटिंग करके डाटा स्टोर करते हैं। तो ड्रम की जगह पे डिस्क आ गई। तो डिस्क का ये है कि उसका साइज कम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि हम मल्टीपल डिस्क भी यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में नॉर्मल इस तरह से होता है कि 3 या 5 या 7 डिस्क जो है वो इस्तेमाल। IBM 360 ये बहुत इनका पॉपुलर एक था, आप समझने के एक आइकॉनिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, या IBM 370। और ये बहुत सारे और तकरीबन इसी जनरेशन का कोई कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में भी आया था। क्योंकि हिस्ट्री जो ये कहती है कि पाकिस्तान में जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है तकरीबन अर्ली 1970s में जो है वो हबीब बैंक ने कराची में इंस्टॉल किया था। अच्छा, उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये जो थे ये कंप्यूटर्स हैं, ये अक्सर कंपनी से वो परचेज नहीं करती थी बल्कि वो लीज पे लेती थी। लीज पे मतलब ये होता था कि वो साल 2 साल या कुछ अरसे के लिए जो है वो रेंट पे ले लेती थी, और फिर उनको यूज करके फिर वो उनको वापस कर, जब तक वो यूज करते रहते थे वो लीज जो है वो पे करते रहते थे। तो
परचेज नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, लीज पे ले लेते थे। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इनको रखना का इतना आसान काम नहीं रहता। इनके लिए आपको स्पेशली बिल्डिंग बना के वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का प्रॉपर इंतजाम करना है, और फिर पावर सप्लाई का उसका, कि उसको उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो चाहिए। तो इस तरह से उसको ऑपरेट करना, उसको रखना जो है इतना आसान काम जो है वो नहीं था। तो इसलिए कंपनीज में इतनी एफर्ट इतनी नहीं होती थी कि वो कंप्यूटर खुद परचेज कर ले। वो लीज पे जो है ना वो कंप्यूटर जो है वो लेते थे। तो ये जो सारे कंप्यूटर है जिनकी हम मेन फ्रेम की बात करें, ये नहीं होता था कि छोटे से कमरे में ये पड़े हुए। इनके लिए काफी बड़ा सेटअप होता था, और उसका नॉर्मली तरीकेकार इस तरह से होता था कि ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और इसको बाद में हम टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते थे। टर्मिनल लगे होते थे। एक टर्मिनल में बेसिकली क्या होता था कि उसके अंदर एक मॉनिटर होता था, सीआरटी मॉनिटर होता था, और साथ उसके जो है वो कीबोर्ड होता था। तो वो जो भी है वो आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने इनपुट करनी है कीबोर्ड के जरिए, और उसकी जो भी आउटपुट है वो आपको सीआरटी जो मिल जाएगी। और ये लेकिन जो सारी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे हो रही है। ये जो मेन फ्रेम कहीं पे लगा हुआ है वहां पे जो है वो हो रही है। सर्किट की बात की थी, तो ये एक आईसी चिप है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम कहते हैं दिस इज आईसी चिप। इस तरह की होगी, ये आजकल भी बहुत कॉमनली यूज होती है। और अगर आप इसका जो है वो इंटरनल थोड़ा सा देखना चाहें तो क्या होता है कि ये चिप है बेसिकली, जो असल सर्किट होता है वो छोटा सा होता है, ये होता है। तो ये बाकी आप देख लेंगे, ये सिर्फ कनेक्टर है जिसके जरिए उसको जो है वो जो पीसीबी है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसके साथ जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये पिन के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं। असल चिप से वितरित होती है, ये छोटी सी जो है वो चिप होती है। अब फिर हम फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या था कि इसमें आईसीजी यूज होते थे, लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ा कि हम इसमें जो है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है वो इसके अंदर यूज करते हैं। और उसके अलावा ये था कि बहुत है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसकी वजह से पॉसिबल हुआ कि एलएसआई या वीएलएसआई टेक भी हम उसको कर सकते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो ये स्केल जो इंटीग्रेशन स्केल है, इसमें ये है कि आप कितने जो ट्रांजिस्टर हैं वो एक चिप पे जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल में जो है वो टेंस में स्टार्ट हुआ, फिर हंड्रेड्स में हुआ, फिर थाउजेंड्स में, और फिर उसके बाद टेंस ऑफ थाउजेंड्स में। और अब जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्केल है, जिसमें कि हम ये बात करते हैं कि हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक चिप पे जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरी ये जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से पॉसिबल हुआ कि जो सीपीयू के दो कंपोनेंट्स हैं, एएलयू विच स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और सीयू जो कंट्रोल यूनिट है, इनको जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं। अब इसी लेक्चर में अगर आप रेफर करें तो हमने बात की थी, हमने चार्ल्स बाबेज की बात की। तो चार्ल्स बाबेज का जो कंप्यूटर था, अगर आप उसमें जो उसका डिजाइन था, उसमें उसने एक चीज का जिक्र किया था, मिल। मिल वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटेशन है, परफॉर्म होती है। और उसके अलावा उसमें ये था कि उसके अंदर एक प्रोग्राम कंट्रोलर था, जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज करता था। तो यही दो जो कंपोनेंट्स हैं ये मॉडर्न कंप्यूटर में भी पाए जाते हैं। लेकिन अब ये है कि इन दोनों को कंबाइन करके हम उसको कह देते हैं सीपीयू, हम उसको कह देते हैं। और एक जो सीपीयू होता है उसमें एएलयू और सीयू जो है, ये दोनों कंबाइन होते हैं। एएलयू जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन पे जो है जो है वो सारा काम जो है वो इंस्ट्रक्शन पे। इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 1972 में, और उसका उन्होंने नाम रखा था इंटेल 4004। ये उसका नाम था उसका। और उसके बाद से जो है फिर जो है ना माइक्रो प्रोसेसर और इंटेल जो है ये कंपनी है जो कि लीड करती है। 70 to 80% जो प्रोसेसर है वो इंटेल के बनते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसके अंदर एक चेंज ये आई कि जो अभी पॉसिबल था कि जो कंप्यूटर्स जो हैं वो इतने छोटे हो गए कि आप उनको घरों में भी रख सकते हैं। तो इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी जिस तरह से आपको मैं मेन फ्रेम्स के बारे में जो बता रहा था, मेन फ्रेम्स को घरों में रखना जो पॉसिबल नहीं होता था। दिस इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ये उसकी एक पुरानी पिक्चर है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये इस शेप में था। ये बेसिकली जो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये भी इंटीग्रेटेड, लेकिन ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है वो बहुत ज्यादा होंगे। और ये एक मॉडर्न प्रोसेसर है। एएमडी भी एक कंपनी जिस तरह इंटेल है,
उस तरह से AMD भी एक कंपनी जो कि प्रोसेसर बनाती है। तो ये जो प्रोसेसर है, ये इसको हम कहते हैं, ये जिसकी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, इसको कहते हैं हेक्सा कोर प्रोसेसर। हेक्सा कोर प्रोसेसर का मतलब ये है कि इस पैकेज के अंदर, दिस इज नॉट चिप, इसको हम कहते हैं पैकेज, ये प्रोसेसर का पैकेज हमें कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो 6 माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो है वो लगे हुए हैं। 6 माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो इसके अंदर लगी है। तो मोस्टली जितने भी आजकल आप जो देखेंगे, जैसे इंटेल के जो हैं ये कोर i5 या कोर i3 या कोर i7 है, ये मोस्टली सारे के सारे जो है ये 2 कोर या ड्यूल कोर जो है वो प्रोसेसर है। इसमें दो कोर जिसके अंदर होती है, एक एक पैकेज के अंदर 2 कोर होती है। और कुछ ही i5 और i7 जो है इसके अंदर जो है वो उसको हम कहते हैं क्वाड कोर। क्वाड कोर का मतलब है कि 4 कोर जो है वो उसके अंदर जो है वो होंगे। तो इस तरह से 4 कोर जो है वो आप इसके अंदर जो है वो लगे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि एक तरह की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है वो बन जाते हैं, यानी एक ही पैकेज के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो लगे हुए हैं। और उससे जाहिर सी बात है कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशन पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इनके बेनिफिट्स क्या थे, ये जो 4th जनरेशन कंप्यूटर थे वो फास्टर एंड चीपर, दे वर वेरी हाई डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, और उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन लिंक। और उसमें जो है वो हाई लेवल, डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्राम, तो खास तौर पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कैट के सॉफ्टवेयर थे और डेटाबेस के सॉफ्टवेयर जो है ये इसके अंदर जो है वो यूज हुए थे। अच्छा, में ये था कि डिफरेंट है, इसमें IBM जो कंपनीज, नोटेबल कंपनीज है, IBM, HP, हैवलेट एंड पैकर्ड, इसका जो है वो मतलब होता है HP, सिंपली हम इसको HP कह देते हैं। और एप्पल है, और इसी तरह से डेल है। वो काफी सारी कंपनीज हैं जो कि जो है ना वो ये कंप्यूटर्स जो है ये 5th जनरेशन जो है इसको आप कह सकते हैं जैसे प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसके बाद क्या होगा, तो अब जो ट्रेंड आ रहा है वो ये है कि जो कंप्यूटर्स है वो पोर्टेबल होते जा रहे हैं। पोर्टेबल का मतलब ये है कि वो उनका साइज है वो कम होता जा रहा है, उनका वजन भी कम से कम होता जा रहा है, तो इजीली उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना उनको आसान है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जी लैपटॉप कंप्यूटर्स थे पहले, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स का मतलब इसको क्यों कहते हैं कि इसको आप अपनी गोद में रख सकते हैं। फिर हमारे पास इससे जो पहले थे वो हमारे पास थे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब ये है कि उसको आप अपने टेबल के ऊपर जो है वो रख सकते हैं। फिर ये लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप में भी फिर फर्दर उसके अंदर क्या आ गई कि इसमें जो है ना वो हमारे पास आ गए जिनको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर का मतलब ये है कि इसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन है, उसका मतलब ये है कि उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा ये है कि उसका वेट जो है वो कितना होना चाहिए। तो उसको अगर वो इस थिकनेस और वेट के क्राइटेरिया को वो फॉलो करते हैं तो फिर हम उसको कह देते हैं कि वो एक नोटबुक कंप्यूटर है। तो ये जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इनकी थिकनेस भी जो है वो बहुत कम होती है, तकरीबन 1 इंच या उससे भी कम आप कह लें कि इनकी थिकनेस होती है। तो ये बेसिकली जो नोटबुक कंप्यूटर हैं सबसे पहले जो है ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एप्पल एक कंपनी, तो इनके जो है वो मैकबुक है, तो उसका जो है वो अगर आपको फेमिलियर हो इससे, तो ये मैकबुक जो है वो बेसिकली ये इसी में बाद में दूसरी कंपनीज ने भी इनको फॉलो किया। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो डेल XPS 13 है, तो ये भी एक नोटबुक कंप्यूटर है। इस तरह से HP के भी कुछ हैं। HP का जो है उसका नाम मेरे जेहन से निकल गया है। वो भी उनका भी इसी तरह का है, वो भी अल्ट्रा लाइट वेट नोटबुक कंप्यूटर है। तो इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज जो हैं जैसे ये असूस है, ये भी इस तरह के नोटबुक कंप्यूटर्स हैं वो बनाती हैं। और इसी तरह से जो है वो लेनोवो एक और कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है, ये भी जो है इस तरह से जो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं ये बनाते हैं। तो अब जो कंसेप्ट है फर्दर है वो ये है कि कंप्यूटर्स हैं वो उनकी पावर पावर उनकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है कि उनका जो साइज है वो बहुत कम हो रहा है, तो वो अल्ट्रा अल्ट्रा लाइट वेट और अल्ट्रा पोर्टेबल जो है वो होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही सारी बातें जो है वो मैंने आपको बताई है कि आप सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं हो रहे, इसके अलावा जो है इनके ये आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सनल जो एक कह लेंगे हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इनकी कंपटीशन पावर बहुत बढ़ गई है, तो अब आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हैं। और दे कैन हैव वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन एबिलिटी। पोर्टेबल की अभी हमने बात जो कर ली, इंटरनेट के जरिए आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ability है कि they can process different types of data in the video and voice at the same time. तो फ्यूचर कंप्यूटर्स जो है वो कुछ इस फॉर्म में हो सकते हैं कि दिस इज फ्यूचरिस्टिक, और ये मैं नहीं समझता कि ये जो है ये बहुत दूर है। ये बेसिकली पेन टाइप कंप्यूटर्स हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये पेन की शेप का होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये एक स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहेगी, जिस तरह से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में होता है, और इस तरह से ये वर्चुअल कीबोर्ड जो है ना वो आ जाएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस चाहिए, वहाँ पे ये आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से बेसिकली ये वर्चुअल कीबोर्ड के जरिए इसको जो कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह की वैसे जो है ये डिवाइसेस जो मिल जाती हैं, जो कि वर्चुअल कीबोर्ड के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी जो बात हो रही है कि दिस इज अ कंप्लीट कंप्यूटर। अब आप देखने के नेक्स्ट जो फ्यूचर है क्या है कि जब आप अब आपके पास जो लैपटॉप्स हैं, ये नोटबुक्स हैं, तो इनके लिए आप बैग में रख लेते हैं। आप इनको, आपको बैग चाहिए, लैपटॉप का बैग चाहिए, उस पर रख लिया। तो फ्यूचर में आप देखेंगे ये अगर ये पेन टाइप का कंप्यूटर होता है तो इट कैन बी इजीली फिट इनसाइड योर पॉकेट। आप इसको पॉकेट में रख लेंगे, जिस तरह ये मोबाइल फोन के साइज का कंप्यूटर है ये वाला जो है। तो इसको आप अपनी इजीली जीन्स की पॉकेट में रख के जो है, और गर्ल्स हैं तो वो अपने बैग्स जो है वो सिंपल जो हैंड बैग है उसमें रख के जो इसको लेके जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपने बैठ के काम करना है वहाँ पे जो है वो आप इसको जो है वो लगाएं। थोड़ा सा आपको फ्लैट सबको चाहिए वहाँ पे जो है ना वो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।